नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज प्रदेश की राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड युवाओं से गुलजार नजर आया क्योंकि यहां उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच मौजूद थे। आज का दिन युवाओं के लिए कई मायनों में खास रहा, जहां एक और कार्यक्रम में IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किए गए, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी CM द्वारा प्रदान किए गए। इसके साथ ही युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया और सेवा योजन कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराए जाने के लिए ITDA द्वारा युवा उत्तराखंड ऐप विकसित किया गया है। युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेज़ी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएँ, वो भी रोजगार से जुड़ें। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है। उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। तो हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड के युवा को एक जगह बुलाया जाए, उनको सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सबके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाए, उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो जापान जा रहे हैं, जो हमारा पहला ITI विभाग के द्वारा, जो हमने सेवा योजना विभाग के द्वारा एक आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सेल शुरू किया था, उसमें 35 बच्चे हमारे जापान जा रहे हैं। लगभग 1 से सवा लाख की उनकी तनख्वाह होगी। तो उनको आज हमने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया है। लगभग 800 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उनके रोज़गार के प्रसिद्ध पत्र बांटे गए हैं, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांकेतिक रूप से 12-15 बच्चों को दिया है। एक देखिए, मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड के युवा जो है वो टैलेंटेड युवा है, उत्तराखंड का युवा सक्षम युवा है और अगर वो खुद को रोज़गार से जोड़ना चाहे तो उत्तराखंड सरकार उसके साथ खड़ी है। और मेरी कोशिश थी कि आज युवाओं को यहाँ पर ला के उनको उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ के एक सशक्त उत्तराखंड बनाया जाए। जो माननीय मोदी जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, वो तभी पूर्ण हो पाएगा जब उत्तराखंड का युवा अपने स्तर पे स्वरोजगार से अपने आप को जोड़ सकेगा, रोजगार से जोड़ सकेगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने मन से कहा कि हम हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और वही एक कोशिश थी आज हमारी। तो आज हम यहाँ पर युवा महोत्सव मनाने आए हैं, जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी की एक अनूठी पहल है। इस पहल के सफलता स्वरूप हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने आज 2 ऐप लॉन्च किए हैं, जिस ऐप से प्रदेश का युवा आज तकनीकी के क्षेत्र में या फिर कहें राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसको सुविधाएं मिल सकती है। वो रोजगार लेने वालों में से न बनकर रोजगार देने वालों की श्रेणी में आ सकते हैं। और हम सरकार की इस पहल का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और आने वाले भविष्य में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में प्रदेश का मान सम्मान विश्व भर के पटल पर लहराएगा और आने वाले प्रदेश के हर चुनौतियों का सामना तत्परता के साथ करेगा। सर, मेरे को लग रहा है कि ऐसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जानकारी दी जा रही है ना, किस सेक्टर में हम कैसे, कौन सा मतलब काम चलता है, कैसे उसको कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें आगे जाकर इस अपॉर्चुनिटी है कि हम पहले से फिर सिखाया जाएगा, हमें तो मिल सकता है हमें काम। देखिए, युवा महोत्सव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन युवा रोजगार की मांग लगातार कर रहे हैं, पेपर बेचने के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी गांधीवादी मांग के बदले उनको जो है लाठी डंडों से पीटने का काम करती है, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। तो आप किस तरीके से युवा हितैषी हैं? युवा जो है आपके चाल चरित्र चेहरे को भली भांति समझ रहा है। आखिर कितना रोजगार जो है उत्तराखंड में युवाओं को
को मिल रहा है। आपके पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही कि 270 लोग प्रतिदिन जो है पलायन कर रहे हैं, और ये पलायन करने वाले जो है युवा ही हैं, जो रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए। तो इस स्थिति पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। युवा महोत्सव आयोजित करने से, कॉलेजों से जो है बच्चों की भीड़ लाने से क्या होगा? आखिर रोजगार जो ऑफिस है उसके आंकड़े आपको जारी करने चाहिए। 2021-22 में, 22-23 में कितने युवाओं को जो है रोजगार दिया, और यहाँ पर जो है आप जो है दिखाने के लिए युवा महोत्सव तो कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के जो जख्म हैं, युवाओं की जो मांगे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उस पर आप लगातार उदासीन बने हुए हैं। उस पर जो है आपका रवैया तानाशाही है। जब तक आपका रवैया नहीं बदलेगा, युवाओं की समस्याओं को आप नहीं समझेंगे और उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो तब तक तो जो है ये युवा महोत्सव आयोजित करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। तो आज यही चर्चा का विषय है कि युवाओं पर युवा सीएम का फोकस है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी नेता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर नेगी जी, अच्छी बात है कि युवा सम्मेलन इस तरीके से हो रहे हैं, रोजगार मेले हो रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए, अब तक कितने ऐसे रोजगार मेले हो चुके हैं और कितनों को रोजगार मिला है? हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करती है, और यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे सबसे पहला जो फ़ायदा नौजवानों को होता है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कि उन्हें एक्सपोज़र मिलता है। वे इस बात को जान और समझ पाते हैं कि उनके लिए किस किस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर उन्हें रोज़गार चाहिए तो उसके लिए उनके पास क्या अर्हता होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर उन्हें रोज़गार चाहिए तो उसके लिए उनके पास क्या अर्हता है, और उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक अपने लिए बेस्ट कैरियर चुन सकें अपने भविष्य को संवारने के लिए। इन रोज़गार मेलों से सबसे पहली जानकारी उनको ये प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस रोज़गार मेले की जो विशेषता है उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेवा योजन विभाग के द्वारा लगाया गया मेला है और युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगार प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के नौजवानों के लिए रोजगार वहाँ से उनको प्राप्त होता। उनके नाम विभिन्न विभागों को भेजे जाते थे, जहाँ से वो जाकर के अपने लिखित परीक्षा या इंटरव्यू दे करके रोजगार प्राप्त करते थे। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है कि उन्होंने फिर से सेवा योजन कार्यालयों को सक्रिय किया है, उसको एक आउटसोर्स एजेंसी का दर्जा दिया है, और हम सबको इस बात का सराहना चाहिए कि पहली बार राज्य का सेवा योजन विभाग राज्य के नौजवानों को विदेश में नौकरी दिलाने में उसने पहली सफलता प्राप्त की है। यह सबसे अच्छी बात है कि वह केवल प्रदेश के अंदर ही रोजगार के अवसर नहीं खोज रहा है, बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए एक बड़ा फलक, अंतर्राष्ट्रीय फलक तैयार कर रहा है। ये सबसे बड़ी इस रोजगार मेले की उपलब्धि है कि उसने उत्तराखंड के युवाओं को का जो फलक है उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप किस तरीके से इस रोजगार मेले को देखते हैं? सरकारें आपकी भी रही हैं, लेकिन युवा मुख्यमंत्री होने के नाते युवा सम्मेलन करना, बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर। अभी हमारे प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि हमने बाहर भेज के बड़ा काम कर दिया। आपको टैलेंट को तो आप बाहर भेज दोगे, यहाँ किसको रखेंगे आप? हमारा काम होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा एक अच्छा तबका है, जो कुछ कर सकता है, कोई नई खोज कर सकता है, उसे उत्तराखंड में कैसे रोकें, टैलेंट को उत्तराखंड में कैसे बुलाएं। बताएं आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिस पे टैलेंट है उसको हम विदेश भेज देंगे, फिर हमारा देश तरक्की कर लेगा। क्या देश ऐसी तरक्की करता है? मतलब अभी मैं देख रहा था, अभी मंत्री जी भी यही बात बोल रहे थे और आप भी वही बात बोल रहे हैं कि हम टैलेंट को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, तो आपकी सराहना होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जो टैलेंटेड आदमी है
उसे आप बाहर से यहाँ बुलाओ। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए देश और राज्य के अंदर कि जो टैलेंट है उसको हम अपने देश में रखें, तभी तो निर्माण होंगे, तभी तो हमारे देश में बड़े बड़े खोजें होंगी। कैसे आईटी के सेक्टर में हम तरक्की करेंगे? आप जो आईटी हमारे करे हुए बच्चे हैं उन्हें आप बाहर भेजने का काम कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने 35 लोगों को बाहर भेज दिया। वो आपने नहीं भेजा, वो उनके टैलेंट में था और आपकी कमियां हैं कि आपकी कमी की वजह से उन बेचारों को बाहर जाना पड़ा। जो हमारे देश का और राज्य का नाम रोशन कर सकते थे उसको आपने विदेशों का नाम रोशन करने के लिए बाहर भेजा। फिर आप कहते हैं युवा धामी जी, ये युवा धामी है जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले हमारे युवा साथियों पर डंडे बरसाए। आज जब 2024 का चुनाव नजदीक आ गया, जब नगर निगम का चुनाव नजदीक आ गया, तो ये मल्लम पट्टी लगाकर इनको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों पे मल्लम पट्टी लगा रहे हैं, देखिए हम आपको रोजगार दे रहे हैं। रोजगार नहीं, इस मेले के नाम पे भी ये कई लाखों रुपए खा गए। मैं देख रहा था कल को परेड ग्राउंड के अंदर जिस तरह टेंट लगाए जा रहे थे, उस टेंट के नाम पे भी इन्होंने 10-20 लाख रुपए अंदर कर दिए होंगे। इतने बेईमान लोग हैं। आप देखिए, कह रहे हैं युवाओं से मिलने का एक स्थान, वो कौन सा ढूंढा इन्होंने? परेड ग्राउंड के अंदर 50-60 लाख रुपए खर्च करके स्थान बनाया। आप जाओ एकता विहार में और मिल के आओ युवाओं से, किस तरह युवा त्रस्त है, आपके खिलाफ खड़ा है। आपका जब लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन आप मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक रहे थे, बेचारे जिस दिन हमारे युवा साथी मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे थे, इन्होंने पुतले को लेके ऐसे भागे जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। अरे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर अधिकार है इस बात का, और आपको अगर अपने पुतले फूंकने से इतना डर लगता है तो आपको सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सीएम पीएम चलता है, ये सब होता है, ये लोकतंत्र का अधिकार है, अपना विरोध करने का तरीका है। पर आपने उस पर भी अंकुश लगा दिया। यहाँ पे अच्छा खासा अंकिता, यहाँ पे परेड ग्राउंड के अंदर धरना स्थल था, उसको कहां पहुंचा दिया? एकता विहार में, जहां सांप आते हैं, जहां जंगली जानवर आते हैं, आपने वहां पहुंचाने का काम किया। और कहते हैं युवा धामी जी ये काम कर रहे हैं। हर चीज में आप लोग फेल हैं। आपने युवाओं को, आप कहते हैं पलायन आयोग बना दिया पलायन रोकने के लिए, आप ही बता रहे हैं कि हमने सबका पलायन करा दिया। बताएं, 35 टैलेंट को आपने उत्तराखंड से बाहर विदेश भेज दिया और आप खुश हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपनी नीतियों पर। इस तरह की अगर आप नीतियों से काम करेंगे तो उत्तराखंड का कभी भला नहीं हो सकता। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी का नारा था पहाड़ का पानी, जवानी और जंगल, ये बात आप लोगों ने कही थी। आप क्या मानते हैं आज पहाड़ की जवानी कहाँ है? देखो दिव्या, भारत के प्रधानमंत्री जी यही बोलकर जो है वोट पा गए यहाँ से। भाजपा को 13 साल इस राज्य में जनता की को सेवा देते हुए हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, 2017 में वो 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहने वाली भाजपा क्यों नहीं बताती? श्वेत पत्र जारी करे ना, कितने युवाओं को रोजगार दिया। और इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5-13 लाख बेरोजगार सेवा नियोजन कार्यालय में भाजपा की राजनीति की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। और आज आईआईटी रुड़की और आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पोर्टल का लॉन्च कर रहे हो और उससे उत्सव बता रहे हो। आपकी सोच को क्या हो गया? आप देश की प्रतिभा को विदेश भेजकर उत्तराखंड के मुंह पे तमाचा मार रहे हो, या ये मैथ बता रहे हो कि अनपढ़ रहेगा तो लंबा राज रहेगा? आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक मुखिया थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर 10,000 लड़कों को रोजगार दूंगा और हर 10 दिन में उसकी मॉनिटरिंग करूंगा। मुझे कोई अधिकारी हीला हवाली करता हुआ दिखा तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। भाई श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं बताते कि वो 10,000 लड़के कहाँ नौकरी पे लगाए? कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जब जुमलों पर, धर्म पर जनता अपने मत का दान करेगी तो फिर ऐसे जुमले आपको चुनाव के समय पर सुनने को मिलेंगे। अब आप देखिए, जिस राज्य का निर्माण हुए 23 वर्ष हो गए और सबसे युवा मुख्यमंत्री सड़क पर एक उत्सव कर रहे हैं, यानी कि वो मान रहा है कि उत्तराखंड में हम रोजगार देने में सफल नहीं हुए। और उस उत्सव में भी क्या कह रहे हैं? हमने 17 आदमी बाहर भेज दिए। और दूसरी बात क्या कह रहे कि अब माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी तय करेगा किसको कहां नौकरी चाहिए, वो जानकारी देगा। अगर ये कंपनियां ही पोर्टल बनाकर नौकरी की जानकारी देंगे तो सेवा नियोजन कार्यालय पे ताला लगा दीजिए, वो किस लिए खोले हैं? मेरा कहने का मतलब है, देखो दिव्या, सवाल किसी सरकार की कार्यप्रणाली पे उंगली उठाने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी सरकार वाकई ईमानदार है, आपकी सरकार, तो फिर ये युवा बेरोजगार संघ उत्तराखंड में क्यों बना हुआ है? उसका अध्यक्ष
हजारों लड़कों को लेकर एकता विहार पे धरना दे रहा है। वो कह रहा है कि हर दूसरा अधिकारी हाकम सिंह है, हर विधायक यहाँ पर राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाई आप उस पर सुधार करने की बात करो तो हम माने। आपके यहाँ पर कोविड में काम करने वाले बेचारे फार्मासिस्ट उत्तराखंड के मूल निवासी आपको 3 साल सेवा दे रहे, आपने उन्हें बाहर निकाला, फिर किसी ठेकेदार के एम्प्लॉय रख दिए। तो ये जो दिहाड़ी की मजदूरी में भी कमीशन खाने की मानसिकता भाजपा की है। अगर आप इस लीकेज को रोक देते और उत्तराखंड के लोगों को नियमित नौकरी देते तो हमें लगता कि वाकई ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। कितने दुख और शर्म के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि जिस देश में अनाज के लिए जय जवान और जय किसान की बात हुआ करती थी, उस दौर में भी किसी को संविदा पे नौकरी नहीं दी, सबको नियमित नौकरियां मिली, सबको पेंशन मिली। और ये गाल बजाने वाली ऐसी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी सत्ता में बैठ गई जिसने पेंशन खत्म कर दी, नियमित नौकरियां खत्म कर दी, सारे संसाधन देश के बेच दिए, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं 5 किलो राशन और फिर ऐसे पोर्टल। अब बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के सहारे आप उत्तराखंड की जनता को बरगला रहे हो। दिव्या हमारी एक बिटिया है IIT टॉपर जी, जिसको दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस और भाजपा के गले लग लग के कह रहे थे हमारी प्रतिभा, हम इसका बहुत सेवा उत्तराखंड में लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे टॉपर बच्चे जो कि उत्तराखंड में बीटेक और एमटेक करके टॉप निकले, जरा सूची जारी करके बता दीजिए कितनों को उत्तराखंड में नौकरी दी। सबको उत्तराखंड छोड़ के बेंगलोर जाना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप यहां पर लाकर उनकी कोई फैक्ट्री कंपनी खुलवाते तो हमें लगता कि इन्होंने शायद 2-4 हजार लोगों का भला कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट बेंगलोर, प्रतिभा, हमारा ब्रेन यहां से 90% दिव्या ड्रेन हो रहा है अन्य राज्यों की सेवा में, और यहां कौन रह रहे? चप्पा चप्पा खाजप्पा, एजुकेशन जीरो, अंधविश्वासी, गांव में बचे हुए पल्लेदार और गल्लेदार। अब ऐसे लोगों के सहारे ऐसे जुमलेबाजी के कार्यक्रम अगर आप चलवाओगे तो निश्चित रूप से भाजपा का वो है एक तरीके का कैडर है जी, वो इस तरह में खुश हो रहा है। मैं ये कहता हूं, सरकार की कोई भी योजना यदि धरातल पर सफल है, रोजगार देने से संबंधित, हाँ, हाकिम को छोड़कर, और हाकिम का हाकिम कौन है इस बात को जो भाजपा छुपा रही है, इसको छोड़कर नौकरियों में भ्रष्टाचार, यहाँ स्वरोजगार बाहर वाले कर रहे, पलायन रुक नहीं रहा, उत्तराखंड की संपत्तियां सारी बिक चुकी है, उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, राज्य कर्ज में जा चुका है, नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, संविदा कर्मचारियों को उत्तराखंड में आप टिकने नहीं दे रहे हो, सारी ठेकेदारी प्रथा में आपने राज्य को झोंक दिया है। ऐसी स्थिति में आप किस युवा को सपने दिखाने की बात कर रहे हो? वो जो अभी बेचारा अभी डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल एंटर करके निकला, उसको सपने दिखा रहे हो? ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव की तैयारी है। जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी है, युवा विरोधी है, राज्य विरोधी है। ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी केवल नोट कमाना जानती है। इसमें भी कोई बड़ा घोटाला आने वाले समय में आप देखेंगे। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज पार्टी है। जी, सुभाष झा जी, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्ट्स तो अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें आज के समय में जो आज सम्मेलन हुआ था उसमें काफी बढ़ चढ़कर युवाओं ने अभिनंदन किया था मुख्यमंत्री का और एक जोश देखने को मिला था। आप उस जोश से इत्तेफाक रखते हैं या ये दूसरी पिक्चर भी है उसके साथ जिस पे गौर करना चाहिए? देखिए, हम अगर पत्रकार हैं तो हमारा सिर्फ सामने से ही दिखना हमारा काम नहीं होना चाहिए, उसका दूसरा पक्ष भी जानना हमारा काम होना चाहिए जी। निश्चित तौर पे धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे धामी जी की कार्यशैली से कभी कभी लगता है कि उनमें ये बेचैनी है कि उत्तराखंड को हम एक अलग दिशा दें, उत्तराखंड को एक अलग इसका रंग रूप हो, रंग रोगन हो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि धामी जी जिस पार्टी के मंत्री हैं उसका अपना चाल स्वभाव क्या है, उसकी अपनी कार्यशैली क्या है। आप अग्निवीर जो है ये प्रेम दर्शा दिया था भाजपा का कि अग्निवीर से कितने युवाओं के प्रति इनकी चिंता है। अंकिता भंडारी के प्रति यहाँ धामी जी कितने चिंतित हैं उसको लेकर के आज तक ये लोग उस वीआईपी का नाम बताने में पता नहीं वो वीआईपी कौन है, ये लोग नहीं बता पाए।
अभी बेरोजगार लोग धरने दे रहे हैं। पिछले दिनों छात्रों पर और युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए, उस न्याय के लिए उन लोगों को भटकना पड़ा। इन लोगों ने कई कितने उनमें मुकदमा करवाए, जो सो हुआ, बाद में फिर मामला पैचअप हुआ। ये एक पक्ष है। दूसरी बात, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते धामू जी को यह हक है कि वो चाहें तो उनका अपने तौर तरीके से वो राज्य को आगे ले जाने का काम करें। उसमें निश्चित तौर पे जब बंगलोर और बाहर यहाँ के लोग जा सकते हैं तो कल्पना कीजिए शुरुआत तो कहीं से होगी, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट के रुड़की से हो, चाहे जैसे हो। ये एक छोटा प्रयोग हो सकता है, मान सकता हूं मैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के प्रयोग बड़े बड़े हुए, निश्चित तौर पे इस प्रयोग से कुछ नहीं होना। लेकिन अगर ऐसा सतत, ऐसा निरंतर प्रयास बनता रहा तो हो सकता है कल के लोग देहरादून में यहाँ काम करने आए। ये सारी चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। लेकिन इस पे जो गंभीरता से जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं दिखता। भाजपा की एक सबसे बड़ी कार्यशैली है कि ये जितना खाते हैं उससे ज्यादा उबकाई करते हैं, उससे ज्यादा डकार मारते हैं, उससे ज्यादा आवाज लगाते हैं। तो ये उसकी कार्यशैली का अपना तरीका है। लेकिन बावजूद इसके मैं इसका स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री ने एक अच्छा काम किया है। ये काम आगे अगर सतत बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि ये एक प्रदेश के लिए अच्छा काम होगा। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, जब हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर की बात आज नहीं हो रही है, इससे पहले भी हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है, उसमें बात की गई थी कि यहाँ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। लेकिन उसके आंकड़े कुछ निकल कर सामने नहीं आए कि आखिर कितनी इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग मिल रही है युवाओं को। देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये आज की तारीख में हर वोकेशनल इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम है कि वो कुछ समय अपने यहाँ सब्जेक्टिव नॉलेज देता है और कुछ समय इंटर्नशिप के लिए वो इंडस्ट्रीज़ में लोगों को भेजते हैं। चाहे वो बच्चा होटल मैनेजमेंट कर रहा हो तो वो भी अपने 1 साल 3 साल वाले जो भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स वो करते हैं, उसमें 6 महीने से लेकर साल भर तक के इंटर्नशिप अलग अलग होटलों में जाकर के करते हैं। जैसे उस इंस्टीट्यूट के अपनी क्षमता के अनुसार वो करवाते हैं, बाध्यता है, उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से जो बच्चे ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इंटर्नशिप बहुत कंपलसरी है। और वो आज से नहीं, पहले से ही अप्रेंटिसशिप हर बच्चा करता है, आया है। और आज क्योंकि इंडस्ट्री की मांग है कि एकदम से रॉ हैंड को ना लेकर के सेमी स्किल्ड या जिसको इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको वो प्लेसमेंट में प्रायोरिटी देते हैं। और वो हर साल हजारों की संख्या में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बच्चे जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो हमारे ITIs हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक्स हैं, चाहे हमारे IHM के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज या ITI चल रहे हैं, वो सब जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को प्रशिक्षित करने में, उनको स्किल्ड बनाने में और रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है और सफलता प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल आता है ब्रेन ड्रेन की बात जो की जा रही थी। यहाँ पर आपको प्रशिक्षण मिल रहा है लेकिन ड्रेन हो रहे हैं बाहर। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, टूरिज्म सेक्टर यहाँ पर है, टूरिज्म से मिलता जुलता जो जुड़ा हुआ सेक्टर है वो है हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे बेशक ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन कितने बच्चे यहाँ टिक पाते हैं सर? क्योंकि आप दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में चले जाइए, ज्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको उत्तराखंड के लोग देखेंगे। क्या आपको नहीं लगता अगर वो बच्चे यहाँ पर काम कर लें तो उत्तराखंड दोबारा गुलजार हो जाए? देखिए, आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमारे यहाँ ही नौकरी करो। जहाँ उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, जहाँ उसको बड़ा पैकेज मिल रहा है, वहाँ आज का नौजवान चुन रहा है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है कि विश्व के अलग अलग देशों और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के नौजवान अन्य राज्यों में जा रहे हैं और अन्य राज्यों में तक ही नहीं, वो विदेशों तक रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुंदर पिचाई जो है आज कंपनी का CEO बन पाता। तो ये जो सब हो रहा है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का नौजवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत के बल पर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है। उसमें से उत्तराखंड के नौजवान भी, तो इस बात का तो हमें फक्र होना चाहिए। और
ये और अच्छी बात है। देखिए, जो उत्तराखंड में आज तक ये कहा जाता था कि हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, और मनी ऑर्डर इकोनॉमी में क्या होता था, जो हमारे आर्मी फौज के सैनिक थे उनका मनी ऑर्डर घर आते थे। आज जो आउट माइग्रेटेड फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वो रेमिटेंस के द्वारा जितना योगदान उत्तराखंड की इकोनॉमी में कर रहे हैं, अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो जो हिंदुस्तान में रहने वाला नौजवान रोजगार प्राप्त करके काम कर रहा है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रहा है, और जब वो यहाँ भेज रहा है तो कहीं ना कहीं निवेश हो रहा है। क्योंकि हम इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड में अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं। उनके पास शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना ही एक साधन है। उनके पास इतनी बड़ी जमीन ज्यादा नहीं है कि जिसमें कोई कारोबार खेती कर लें, कोई धंधा जोड़ लें। 5 नाली 10 नाली से बड़ा काश्तकार गांव में आज कोई बचा नहीं है। हार्डली कोई काश्तकार होगा जिसके पास 50-100 नाली होगी, और 5 नाली 10 नाली का मतलब है 2-2.5 बीघा, और वही पहाड़ की 2-2.5 बीघा में जो कि जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, खेत सीढ़ीदार है और फ्रेगमेंटेड है, एक जगह पे भी नहीं है, वो भी चक अलग अलग है। ऐसे में अगर हम कहें कि भाई इसमें से हमारा नौजवान बिना पूंजी के उद्यम करे, आज वो विदेश जा रहा है, वहां पे फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रहा है, 2-4 साल नौकरी करके 2-4 करोड़ रुपए कमा करके वो फिर हिंदुस्तान में ही अपना होटल खोलता है, उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में अपना रिजॉर्ट डालता है। आज हम इस बात के लिए हम डिक्राई करते हैं, चिल्लाते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग आके रिजॉर्ट खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आदमी के पास पूंजी नहीं है। सर, अगर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पूंजी कमाने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं। पूंजी की हम कहीं बड़ी जगह पे नौकरी करें जहां पे हमें बड़े मात्रा में पैसा मिले, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। ठीक है, हम सीधे व्यापार करने का रिस्क लेने की हमारे लोगों की क्षमता नहीं है। धीरे धीरे जिन लोगों की वो बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि हमारा जो जिस वर्ग की बात हमारे साथी लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, उसके अंदर बिजनेस स्किल पैदा हो रहे हैं, रिस्क लेने की भी क्षमता हो रही है। परंतु थर्ड जनरेशन आउट माइग्रेटेड लोग हैं, अगर हम देखेंगे तो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जिनके दादा यहाँ आ चुके, उनके माँ बाप ने कुछ अच्छा पैसा कमा लिया, जमीनें जोड़ ली, कुछ पैसा उनके पास पूंजी है, तब थर्ड जनरेशन आज की तारीख में बिजनेस की तरफ जा रही है। परंतु जो फर्स्ट जनरेशन आउट माइग्रेटेड लोग हैं उनके पास नौकरी करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आप लोगों की सरकारें भी रही, हम इसलिए ये बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तराखंड में आप लोगों की सरकार ने शुरू किया था, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे आमदनी बढ़नी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ से जो बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं बड़े स्टेट्स में, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा है, ऐसा क्यों है? हम नौकरी भी नहीं दे पा रहे, पैसा भी अच्छा नहीं दे पा रहे जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है। इनकी मंशा है किस तरह से 2-4 किलो चावल देके एक गरीब तबके को खुश किया जाए। उनको इससे मतलब नहीं कैसे तरक्की करेगा। अरे आदमी को इस लायक बनाओ कि वो खुद खरीद के खा पाए, पर आप वो नहीं, आप 4-5 किलो चावल, उसमें मोदी जी की फोटो, इस तरीके से आप लोग काम करना चाहते हैं। अब आप बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि युवा धामी ने जो है वो इतना बड़ा पंडाल इसलिए लगाया क्योंकि वो युवाओं से मिलना चाहते थे। मैं मैडम आपको याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 10,000 युवा गांधी पार्क के बाहर खड़े थे जो कह रहे थे सीएम धामी से हम मिलना चाहते हैं, पर सीएम धामी की हिम्मत नहीं पड़ी उन युवाओं से मिलने आ पाना। सीएम धामी मिलने नहीं आए, ऊपर से उन्होंने उनको प्रसाद के रूप में उनके ऊपर डंडे चलवाए, खुद ही अपने लोगों को भेजकर वहां पथराव कराया और उसके बाद उनके ऊपर डंडे चलाए। क्या जरूरत थी आज लाखों रुपए खर्च करने की युवाओं से मिलने की? असली युवा जो रोजगार मांग रहे हैं वो गांधी पार्क के बाहर खड़ा था, अपने ही पैसे से वहां गांधी पार्क के बाहर आया था। आपने उनको बुलाने का खर्चा नहीं दिया। यहाँ तो हो सकता है आपने बसें भेजी हो, कोई व्यवस्थाएं बनाई हो लोगों को लाने के लिए, पर वहां ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़ी आपको। गांधी पार्क के बाहर कहां से इतनी मात्रा में युवा आया, इकट्ठा हुआ, और सिर्फ एक मांग कि मैं धामी जी से मिलना चाहता हूं। पर धामी जी के पास समय नहीं था कि वो युवाओं से मिलते, उनसे बात करते और उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते। धामी जी ने युवाओं को ठगा है। दूसरा, आज एक बात बताएं मैडम, कौन इनसे खुश है? शिक्षक कल को हड़ताल पे थे, वो घेराव कर रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अभी 2-4 दिन पहले इनका घेराव किया। पेंशनर दिल्ली तक इनका घेराव करने को तैयार है और जा रहे हैं, परसों थे वो भी, वो वहां थे।
पूर्व सैनिकों का आपने इनकी पेंशन नीति में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। पूर्व सैनिक एक ऐसे थे जो इनसे थोड़ा खुश रहा करते थे, उनके लिए भी नई पेंशन नीति लेके आ गए कि 8 साल से पहले अगर कोई दिव्यांग हो जाता है फौज में नौकरी करते हुए तो उसको हम पेंशन का कुछ प्रावधान हटाया उससे कि उसको हम एक मुश्त रकम देंगे या कुछ पेंशन नहीं देंगे। इस तरह कोई नया प्रावधान बना जिसके लिए अभी परसों एक प्रेस वार्ता कांग्रेस भवन में हुई थी। आप देखिए डॉक्टर इस्तीफा लेके पहुंच गए थे दून हॉस्पिटल में कि हमें नौकरी नहीं करनी, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी। यही धाकड़ धामी है जिनके घर के अंदर 2 लोगों ने आत्महत्या करी। अब क्यों करी आज तक खुलासा नहीं हुआ। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री के आवास पर 2 आत्महत्याएं हुई और उसकी आज तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई। कैसे धाकड़ धामी है हमारे धामी जी। आप हर जगह फेल हुए हैं। आप ITI में, आप पॉलिटेक्निक में टीचरों को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या पढ़ाएंगे लोगों को? तो आपने प्राइवेटीकरण कर दिया। ले रहे हैं ना, बड़े-बड़े फैसले तो ले रहे हैं। और क्या बड़ा फैसला मैडम? बड़ा फैसला क्या ले लिया? Employment बेरोजगार growth आज बड़ा युवा है। आज भी बेरोजगार है, महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं, आर्मी वाले आज भी आपके खिलाफ खड़े हैं। आपने कौन सा बड़ा फैसला ले लिया? मतलब कागजी फैसले को बड़ा फैसला सोचते हैं। आपको मैं बताऊं, ये मुझे कुछ संविदा कर्मी है, इनका मुझे फोन आया था। संविदा में लगे हुए जो ये इलेक्ट्रिशियन विभाग UPSL में जो कुछ लोग हैं जो संविदा में लगे हुए हैं, 10,000 उन्हें तनख्वाह मिलती है और उनसे 12-12, 24-24 घंटे काम लिया जा रहा है। लाइन में बेचारे अपनी जान का रिस्क लेके लाइन में खड़े हैं और तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिलती। इसको लेके मैं खुद मिलने गया था और मैं खुद प्रेम नगर में DSO से मिला और मैंने उनसे बोला कि कम से कम 10,000 तनख्वाह, ये तनख्वाह तो दो, आप वो तनख्वाहें देने। उन्होंने, मैंने कहा आपकी बातें हम उठाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बात करता हूं। उन्होंने बात करी, लेकिन तनख्वाहें देने का भी काम नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह 10,000 बताएं कैसे किसी का घर चलेगा? और कितना रिस्की काम कर रहे हैं ये हाइडल विभाग है जो नौकरी संविधान में काम कर रहे हैं। एक लाइन के ऊपर काम करना मैडम कितना मुश्किल होता है। अपने जीवन का रिस्क लेके एक आर्मी की तरह वो भी नौकरी कर रहे हैं। लोगों के घर में AC चल पाए, लाइट चल पाए, उसके लिए वो खड़े हैं। तो हर जगह तो ये करा। औद्योगिक विभाग की अगर मैं बात करता हूँ इनकी, आपको ये कहते हैं लोन देके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपको लोन चाहिए अपना व्यापार करने के लिए तो आप इनके औद्योगिक विभाग या पटेल नगर जाते हैं तो वहां पर आपके पास बोला जाता है आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, कहां बनेगी, उन्हें पता ही नहीं है। वहीं फिर उनको एक एजेंट मिलता है, वो बताता है 5,000 रुपए दे, तेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दूंगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाता है और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद 5-7 एक बेरोजगार से लेने का काम करता है। और जब वो कागज बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उस युवा की जान पहचान नहीं होती। वो अपना एक गरीब आदमी 5-7 हजार रुपए और कर्ज में चले जाता है और वहां पर जाके ये हाल होते हैं। मैडम कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ नहीं है। सिर्फ लड़ाई करवा लो इन लोगों से, धर्म के नाम पे लड़ाई करवा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नई शराब नीति, ये तो इनके लिए सबसे बड़ा साबित होगा इस तरीके का जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। लोग कहते ये जो घर घर मोदी, आज घर घर शराब, बताएं शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप उत्तराखंड जैसी देवभूमि में शराब परोसने का काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप एक एक घर के अंदर 50-50 लीटर शराब रखने की बात करते हैं। जो घर अपने यहाँ 50 लीटर शराब रखेगा या तो वो घर तबाह हो जाएगा या वो शराब का व्यापारी बन जाएगा, वो शराब बेचना शुरू कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसे अगर रोजगार कहते हैं तो धिक्कार है इनके रोजगार में, नहीं चाहिए इनका रोजगार, ना इनकी सरकार। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जब बात की तो बोला कि सेक्टर फोकस्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वैसे एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड अलग प्रदेश है, यहाँ पर सेक्टर फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मेजरली एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं और होने चाहिए? दिव्या, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर उत्तराखंड की सरकार वाकई ईमानदार होती तो हमारे यहाँ का ब्रेन जो है भारत के हर विभाग के टॉप पर बैठा है। हम लोग जन्म से देश सेवा के लिए पढ़ते भी हैं और देश सेवा करते भी हैं। चाहे वो अजीत डोभाल हों, चाहे विपिन रावत जी रहे हों, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी बेंगलोर में हैं, 70% अगर आप देखेंगे बेंगलोर में तो उत्तराखंड के बच्चे हैं। अब आप देखिए, इसी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हम ब्रेन को रोक नहीं सकते क्योंकि इनको चाहिए भी नहीं। और ये एक संदेश है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का सहारा है, ब्रेन की जरूरत है ही नहीं। जब 5 किलो राशन पे सत्ता मिल रही है तो फिर योग्य की जरूरत कहाँ है? क्या होगा? राज्य कर्ज में डूब जाएगा, व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, उसके बाद ये निकल जाएंगे, फिर दूसरा आएगा वो सिर पीटेगा। ये जो मानसिकता इस समय देश में चल रही है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, जब राजा खुद के गले में माला डाल के खुद की जय जयकार कराने लग जाए तो फिर समझ लीजिए
कि चाणक्य के दौर में गणानंद पैदा हो गया कोई, और कोई चाणक्य ऐसे गणानंदों की जो है आने वाले समय में इनकी बाट लगाएगा, ये तय मान के चलिए। अब आप देखिए आज की भीड़ में, दिव्या जरा बताओ, जरा विजुअल दिखाइए, कौन सा ऐसा लड़का है यहाँ जो बेरोजगार है? ये सारे स्कूल के बच्चे और ये जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चे पकड़ के लाए हुए हैं, और उनके मालिक ने कहा है कि जाइए, चलिए तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री के साथ सीधा नौकरी के रास्ते जुड़वाएंगे। आ गए बेचारे, और जो एक्चुअल थे उन पर लट पड़ रहे थे बाहर, जो हकीकत में उत्तराखंड में नौकरी चाह रहे थे उनको मार पड़ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दिव्या, एक दिन का, एक सरकार का विरोध हो, एक दिन का विरोध हो तो लगता है कि कहीं शायद बाइस्ड होकर बात हो रही है। इन 23 वर्षों में युवाओं को लाठी, जेल, मुकदमे, अपमान, जिल्लत के अलावा मिला क्या है? और यहाँ काबिल कौन बना? अनपढ़ विधायक हाकम सिंह बर्तन धोते धोते उत्तराखंड का पूरा युवाओं के भविष्य को बेचने लगा। आखिर इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ऐसे लोकतंत्र में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनका कोई एकेडमिक जीवन नहीं है, कोई सामाजिक जीवन नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की चरण वंदना करी और टिकट पाया, उसके बाद बन गए माननीय, और माननीय बनने के बाद इसी राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हैं। मैं इस बात पर जोर देकर बार बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि योग्य सरकार है तो बताए कितने IITian, कितने बीटेक, एमटेक को उत्तराखंड सरकार में नौकरी मिली। याद होगा दिव्या जी, ऊर्जा निगम में भर्ती हुई, भर्ती घोटाला, PWD में भर्ती इंजीनियरों की हुई, वो घोटाले होते तो मैं चलो मान लेता कि ये बेईमान थे, घोटाला कर गए। ये उससे 7 हाथ आगे हैं। राजस्थान की फर्जी डिग्री बीटेक की लेकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम जो सूचनाएं निकाल रहे हैं RTI से, वो सूचनाओं पर मुख्यमंत्री को शिकायत कर रहे हैं, उसका प्रमोशन हो जा रहा। ये तो है सरकार कर रही है। ठीक है। जिस राज्य का डिग्री कॉलेज इंटर फेल को टीचर प्रोफेसर बनाए, उसकी हम शिकायत करें, हाई कोर्ट आदेश करे, ये एक दिन उसको निकालें, दूसरे दिन फिर नियुक्ति दे दें। ऐसी सरकारों से दिव्या केवल यही नौटंकी सुशोभित कर सकती है कि ये केवल झूठ बोल सकते हैं। ये 17 नौकरियों का, कितना शर्म आती है हमको। मुख्यमंत्री को जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप 10-10 हजार की नौकरी के नियुक्ति पत्र ऐसे बड़े प्रोग्राम करके बांटे। आपको उत्तराखंड में, मुझे खुशी होती है कहते आज उत्तराखंड में 4 IIT और खोल दी। उत्तराखंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने बच्चे हैं उनको नौकरी देने के लिए हमने अजीत प्रेम जी के साथ यहाँ पर आज रिबन काट के जो IT पार्क में जो है कंपनी खोल दी, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दी। तो हमें लगता कि उत्तराखंड में शायद मुख्यमंत्री एक अच्छे काम कर रहे हैं। अरे भाई 10 हजार की नौकरी का पत्र देने के लिए आप वो भी सड़क पे आ रहे हो, शर्म आती है। जिसे योजनाएं लानी चाहिए थी, जिसे नियोजन के लिए उत्तराखंड में विकास के लिए काम करना चाहिए था, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी के पत्र बांट रहे हैं, और वो भी बड़ी बेशर्माई से कह रहे हैं कि हमने विदेश में नौकरी दी। ये बताता है कि इनको उत्तराखंड के अंदर नौकरी नहीं देनी है, इसलिए उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जो सरकारें स्कूल बंद करें, आज की अमर उजाला की फ्रंट खबर है, 39 संविदा कर्मचारियों को बाहर किया, सारे मूल निवासी थे। ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को पहले ठेकेदार के यहाँ नौकरी रख रहे, उसके बाद निकाल के फिर दूसरे ठेकेदार की नौकरी। कहने का मतलब है जितनी उपेक्षा इन सरकारों ने उत्तराखंड के युवाओं की है, उसी का परिणाम है कि होटल भी बाहर वालों के जाके नौकरी मिल रही है, तो IIT करके भी बाहर जाके नौकरी मिल रही है, बीटेक करके भी, MAd करके भी, BEd, हर चीज में आदमी रो रो कर अपने माँ बापों को छोड़कर बाहर जा रहा है। और ये निर्लज सरकार उत्तराखंड के पैसों में भ्रष्टाचार करके उत्तराखंड की जनता, भोली जनता की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे प्रोग्राम कर रही है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जो देश को चलाता है अब उसको नौकरी के लिए सॉफ्टवेयर
कंपनी के पोर्टल में झांकना पड़ेगा, ठीक। पड़ेगा यहाँ, और फिर उस पोर्टल में देखेगा, और फिर हाकम जैसा दलाल उसी पोर्टल का कहेगा 2 लाख दे तेरे को वहां नौकरी दे दूंगा, ठीक है, 5 लाख सुभाष दे जी। मैं वहां नौकरी दे दूंगा। अरे भैया, अपने कार्य प्रणाली में सुधार कीजिए, सरकारी विभागों में जो ढांचा है पूरा कीजिए, नौकरियां दीजिए, तो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। नौकरी देनी नहीं है, और जिस तरीके से आप ये कर रहे हो नौटंकी, भगवान 24 में इनको बंटाधार जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। उत्तराखंड की जनता त्राईमाम कर रही है। गांव के अंदर पढ़ लिख के बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही है, गांव के गांव बिना शादी के हमारे वंश रुक गए, और ये यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है दिव्या, ये भारतीय जनता पार्टी की केवल चुनाव जीतने की नौटंकी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस राज्य का राजा नौकरियों के छोटे छोटे पत्र सड़क पे प्रमोशन करके बांटे, इसका मतलब वो कितना राजनीतिक रूप से विफल राजा है, ये आज धामी जी ने बता दिया। ये धाकड़ है शराब बेचने में, ये धाकड़ है युवाओं के रोजगार बेचने में, ये धाकड़ है उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने में, ये धाकड़ है दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए, ये धाकड़ है उत्तराखंड की जनता को धोखा देने में। इसके अलावा भाजपा के मुखिया का कोई परिचय नहीं है। यदि ये झूठ होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये आंकड़ों के साथ आते और उत्तराखंड में बताते कि हमने इतनों को रोजगार दिया। इनकी राजनीतिक हकीकत सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की लिस्ट बताती है कि महानिर्लज्ज पार्टी ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खत्म कर दी, और उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के हक में बाहर वालों को डाका डलवाकर उत्तराखंड के नौजवानों के साथ धोखा किया। ये सिर्फ नौटंकी है। ठीक है सुभाष झा जी, ठीक बात है कि अगर हम कहीं बड़ी जगह जाते हैं तो अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी उन लोगों की हो जो अपना स्टेट छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि अपने स्टेट में हमने भी ये नोटिस किया है या एनालिसिस किया है कि जिस तरीके से शायद पीसीआर ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरी अगर रिसर्च की बात की जाए तो मार्केट रिसर्च ये कहती है कि अगर उत्तराखंडी बाहर काम कर रहा है और उसे अपने स्टेट में वापस आना है तो वो ज़्यादा डिमांड करता है, और जो यहाँ स्टेट फुलफिल नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे बाहर जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? लूपहोल कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो अपनी माटी, अपने लोग, अपने समाज को छोड़ करके जाए। ये बड़ी सीधी हकीकत है। मैं चूंकि घूमता ज़्यादा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो नौजवान जो यहाँ पढ़ाई करता है और जब उसको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद अब क्या है, वो यहाँ बिल्कुल खाली पाता है। तो जब वो खाली पाएगा तब वो बाहर में अपना रास्ता ढूंढेगा। ये बड़ी सीधी बात है जी। और किसी राज्य के लिए जिसको आप गर्वान्वित हो रहे हैं कि हमारे यहाँ मनी ऑर्डर आता है, ये आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग मनी ऑर्डर लेके जाओ और बोलो क्या चाहिए? ये ढांचा हमारे यहाँ कब बदलेगा जी? आखिर ये जो लोग बंगलोर जा रहे हैं, जो हैदराबाद जा रहे हैं, जो विदेश जा रहे हैं, कभी आप सोच के देखिए जिसपे ये बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे हमारे दिगंबर जी, और गौरवान्वित करके बता रहे थे। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जी। यहाँ सबसे ज्यादा होटल व्यवसाय में, होटल के व्यवसाय में 3 नंबर और 4 नंबर के काम करने वाले लोग अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के हैं, उनका औसत सबसे ज्यादा है, तो मुझे मैं बड़े गंभीरता से और बड़े आदर के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे गढ़वाली भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं। और वो सबसे ज्यादा, ये आज से नहीं, ये 20 साल से, या तो लोग फौज में जाते हैं, या जिनको फौज में नौकरी नहीं मिली किसी कारण से, वहां सक्सेस नहीं हो पाए, वो होटल व्यवसाय में जाते हैं, वो दुबई जाते हैं, वो कतर जाते हैं, वो बहुत जगह जाते हैं। आप सोचिए कि एक आदमी जो साल में 15 दिन 20 दिन के लिए यहाँ आता है, किसको अच्छा लगता है कि वहां पैसा कमाने के लिए वो जाए यहाँ? सवाल ये है कि उसके पास यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। आप मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल खुद बीमार है, यहाँ शिक्षा जो है, यहाँ स्कूल खुद बीमार हैं, यहाँ सरकारी इंस्टीट्यूशन खुद बीमार हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि यहाँ के नौजवानों को क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भरोसे छोड़ रहे हैं, जहाँ मोटी मोटी रकम, मोटी मोटी फीस है। ये जो आप युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, बड़े बड़े आसान काम है एक विभाग के लिए, एक सरकारी महकमे के लिए ऑर्गेनाइज कर लेना। एक क्या, धामी जी चाहे तो यहाँ कम से कम 4 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन को मिला दीजिए तो एक दिन में शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, शिक्षा सचिव जी, सारे स्टूडेंट, यहाँ तो बहुत बड़ा रेला लग जाएगा। इससे स्टंट हो सकता है, इससे काम नहीं हो सकता है।
पोर्टल खुला है, एक ठीक काम हुआ है, मैं ये गलत नहीं कह रहा, ये एक प्रयास है। लेकिन ये प्रयास तब रंग लाएगा जब इस पोर्टल से कुछ काम हो। सिर्फ पोर्टल तक आकर के सीमित हो जाना और 2024 के लोकसभा का इलेक्शन हो जाना, फिर अपने काम में लग जाना, इससे कुछ नहीं होना है। और सारी सरकारें यही करती हैं। नहीं तो मूलभूत ढांचा आज तक 23 साल हो गया हमारे राज्य को बने हुए, आखिर ये राज्य में मूलभूत ढांचा जो है वो नहीं है, तो आखिर इसका उत्तरदायी कौन है? सवाल यहाँ उठता है। और एक नौजवान यहाँ इन लोगों ने रोजगार कितने पैदा किए सरकारी नौकरी के अलावा, ये डाटा मुझे लगता है अभी तक सरकार के पास नहीं होगा। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, मैं शॉर्ट में पहले आपसे जवाब लूंगी और फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। आपने कहा यहाँ पर स्वरोजगार की बात की जा रही है सरकार द्वारा, क्या आंकड़े बता सकते हैं आप कि कितने लोगों ने, जो उत्तराखंड के युवा हैं, वो स्वरोजगार से जुड़े हैं और उन्होंने यहीं पर स्वरोजगार किया है? देखिए, अभी मेरे एक साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि मैं मनी ऑर्डर संस्कृति की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये 20 साल पहले हमारी इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी मानी जाती थी, परंतु आज जो हमारा नौजवान जो 3rd जनरेशन आउट माइग्रेटेड है, वो और पढ़ लिख करके संसाधन युक्त होने के बाद वो अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ा है। मैं देहरादून में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने विदेशों में नौकरियां की और आज उनके अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को प्रशिक्षित करके वो बाहर वो दे रहे हैं, जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर वो जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वो फिर अपने प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट करेंगे और नए लोगों को रोजगार देंगे। इसी प्रकार से मैं जानता हूँ कि बहुत सारे नौजवान लोगों ने ऋषिकेश में अपने होटल्स खोले हैं, रेस्टोरेंट डाले हैं, वो उससे पहले सब विदेश में नौकरी करते थे। परसेंटेज क्या होगा सर, कुछ ऐसा आइडिया है? परसेंटेज क्या है उन युवाओं का जिन्होंने हाल फिलहाल में स्वरोजगार योजना से अपने आप को जोड़ा है इस प्रदेश? देखिए, इन टोटल अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो बहुत कम निकलेगा, परंतु ये अभी पायोनियर्स हैं, इनको देख करके बाकी लोग इस रास्ते में बढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा क्योंकि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है ये इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है जी। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहली चीज उसका लैंड होल्डिंग, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम है और इसीलिए यहाँ के लोगों को रोजगार यानी नौकरी की तरफ भागना पड़ता है, चाहे वो फौज की मिल जाए, टीचर की मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि पहली चीज परिवार को पालना और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, दुख तकलीफ देखने के लिए अर्थ की जरूरत है और वो अर्थ जो है एकदम से कारोबार में लगाने के लिए रिस्क होता है। कारोबार जरूरी नहीं कि 100% चलेगा ही किसी का। आप देखते हैं देहरादून में नए नए मॉल रोज खुल रहे हैं, उनमें नई नई शॉप्स पड़ती हैं, साल भर बाद वो जो है शोरूम हट जाता है, नहीं चलता है, परंतु उस शॉपकीपर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इसलिए वो रिस्क ले लेता है, अपने 50, 60, 70 लाख 1 करोड़ रुपए लगा लेता है। परंतु हमारा आदमी जिसकी हैसियत जो है 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने की नहीं है, हम उसको बोलेंगे तू बिजनेस कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। वही किया जा रहा है सर, वही किया जा रहा है, मतलब एक मैसेज तो दिया जा रहा है ना कि आप सब स्वरोजगार कर सकते हैं। यहाँ क्षमता विकास हो रहा है। देखिए, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकता, ये इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं जी। मैं आज दर्जनों लोगों जानता हूँ, यहाँ से लेके नैनीताल तक, अल्मोड़ा तक, ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो पहाड़ी पृष्ठभूमि से, 2nd और 3rd जनरेशन आउट माइग्रेटेड फैमिली से, जिनके फादर आर्मी में छोटी सी नौकरी करते थे, टीचर थे, कहीं कांस्टेबल थे, कहीं सेक्शन ऑफिसर थे। इस लेवल के बच्चे आज 50-50 करोड़ के टर्नओवर की कंपनीज चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रोल मॉडल एस्टैब्लिश हुए हैं, हर फील्ड में हुए हैं, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेके हॉर्टिकल्चर से लेकर के डेयरी फार्मिंग से लेकर के हॉस्पिटलिटी से लेकर के फार्मास्यूटिकल से लेकर के हर फील्ड में जी। यही देहरादून में एक नौजवान है, हमारे हम उम्र है, सुनील उनियाल जी, वो जो एक बहुत अच्छा अपना जो है प्लांट यहाँ पे चला रहे हैं, पैकेजिंग प्लांट है, 300-400 लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें समाज में निराशा फैलाने के बदले उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है। और जो सरकार अभी जिन कामों को सरकार ईमानदारी से कर रही है, उसमें उसकी ईमानदारी से उसकी पहल का स्वागत होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे गलत करती मैं कहता हूँ उसको क्रिटिसाइज कीजिए। बिल्कुल। मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर।
बस हम यही कह सकते हैं कि सरकार यदि वाकई ईमानदार है तो 17 की जगह 17,000 लड़कों को नौकरी देने की बात ये सरकार करे चुनाव से पहले, और उत्तराखंड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का स्थापित करे ताकि उत्तराखंड की प्रतिभा वाकई उत्तराखंड में आकर अपने माँ बाप के साथ में रहकर रोजगार भी करे, अपना जीवन याचन भी करे। ऐसा करेंगे तो हम बहुत बढ़िया है, वरना ये केवल राजनीतिक नौटंकी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पर दबाव है प्रधानमंत्री का, इसलिए करी है। अगर ये वो सत्य निकलेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र में। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, जहाँ तक ये लोग बात कर रहे हैं, हमने स्वरोजगार कराया, स्वरोजगार नहीं, इन्होंने लोगों को कर्जदार बनाया। उन्होंने अगर कहीं से पैसे की व्यवस्था भी करी है तो व्यापार बंद हो चुके हैं, वो बेचारे कर्जदार बन गए हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, एक हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो अपने जन्मदिन वाले दिन चीते लाए, और चीते इतने लाए, चीता आया ऐसा चिल्ला रहे थे फेसबुक में कि चीता लाया, और वो चीते के 17 चीते मर गए। आज कोई बोलने वाला नहीं है, चीते मर गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ ड्रामेबाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको ड्रामेबाजी करनी है, इवेंट बनाना है कि हमने ये कर दिया। अरे पता नहीं कितना देश के अंदर क्या क्या आ गया, आप लोग तो कल्पना भी नहीं करते मैडम। ये वो देश था जिसमें सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और सुई से लेके IIT तक हम लोगों ने बनाने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ बेचने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया। और मैं निश्चित आपसे ये कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, गलती से इन्हें 2024 में मत ले आना, नहीं तो मैडम देश बर्बाद होने में देर नहीं होगा। ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। ये लोग वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए आए। ठीक है, सुभाष जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी काम करें, ये एक छोटा प्रदेश है, यहाँ की 80% आबादी जो है वो बाहर काम करती है। वो चाहे जिस कारणों से करे, आप उसको पलायन कह लीजिए या उनकी दक्षता कह लीजिए, जो कह लीजिए। सबसे मूल मुद्दा ये है कि आधारभूत ढांचा जब तक मजबूत नहीं होगा और बिल्कुल एक योजनागत ढंग से विस्तृत चर्चा करके, योजनागत ढंग से जो उसके विशेषज्ञ लोग हैं उसके आधार पर सरकार कोई भी रहे, प्रदेश का काम नहीं होगा, तब तक इस प्रदेश का कल्याण बहुत बड़ा आइकॉन में, बहुत बड़ी चीजों में आप कोई योजना को सफल नहीं कर सकते। बिल्कुल, दिगंबर नेगी जी, फाइनल कमेंट से। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के इस युवा महोत्सव के लिए अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं, और उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी भी आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक नई पहल उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को संजोने संवारने के लिए की है। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय उत्तराखंड के युवाओं का होगा और उनका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से युवा मुख्यमंत्री जो है युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लूप होल्स भी हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। योजनाबद्ध तरीके से डिस्कशन के बाद एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए जिसके तहत जो रोजगार दिए जा सके, जो आगे की प्लानिंग हो सके, ये सफल हो सकती है। क्योंकि यहाँ का ब्रेन जो है बहुत मददगार इस प्रदेश के लिए हो सकता है, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ सकते हैं और बहुत तरक्की ये प्रदेश कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे इस पर किस तरह से काम किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।